तो यहाँ से ठीक है कोलिजन्स, ये वाला लेक्चर आज कंप्लीट कर लेते हैं कोलिजन्स का। कोलिजन की पहले ना थियोरेटिकल बात कर लो यार, कोलिजन किस चीज को कहा जाता है, कोलिजन का मतलब क्या है ना। तो कोलिजन, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप कोलिजन का मतलब जो समझते हो, अ, कई सारे आप क्या मतलब मैक्सिमम लोग कोलिजन का मतलब ये समझते हैं कि दो बॉडीज आपस में टकराएं। कोलाइड करने का मतलब होता है कि टकराएं, लेकिन फिजिक्स में कोलिजन का मतलब कुछ और है। कोलिजन के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में जाएं, मतलब एक दूसरे को टच करें, ये जरूरी नहीं है। वो कर सकते हैं, मतलब फिजिकली वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन बिना कांटेक्ट में आए भी कोलिजन हो जाता है। जैसे कि दो चार्जेस जब एक दूसरे के बगल से निकलते हैं, दो चार्जेस, तो एक हीलियम को ले रखा है जिसपे दो पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं और एक प्रोटॉन को लिया है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो जब दो चार्ज एक दूसरे के अगल बगल से जाते हैं तो उनमें रिपल्सन हो जाती है, रिपल्सन की वजह से उनका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो बदल जाता है। मतलब अगर प्रोटॉन राइट साइड मूव कर रहा हो फॉर एग्जांपल और हीलियम लेफ्ट साइड जा रहा हो, तो ये राइट जाते जाते ये डेविएट कर जाता है और हीलियम लेफ्ट जाते जाते नीचे की तरफ डेविएट कर जाता है। तो ये जो अपनी डायरेक्शन से डेविएट कर रहे हैं, ये क्यों डेविएट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो कि हम क्लास 12th में भी पढ़ोगे आप। कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये बताया गया है कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को टच नहीं किया इन्होंने, बट बिना टच किए इनका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। मतलब कि जो प्रोटॉन है इस फिगर में, उसकी वेलोसिटी जो है वो राइट साइड डायरेक्शन में थी इस तरफ, और हीलियम की वेलोसिटी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में थी। फिर से बता रहा हूँ, प्रोटॉन की वेलोसिटी राइट साइड, हीलियम की वेलोसिटी लेफ्ट साइड। लेकिन ये जिस तरफ जा रहे थे उससे डेविएट कर गए, थोड़ा-सा उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं कोलिजन। मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, किसी और पार्टिकल के पास आने की वजह से या किसी और पार्टिकल के कांटेक्ट में आने की वजह से, तो ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है हमारे लिए कोलिजन। मतलब कोलिजन मतलब सिंपल सा आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोलिजन है तो उसका आउटकम जो होगा, कोलिजन एक इवेंट है, कोलिजन इवेंट है, और उस इवेंट का आउटकम चेंज इन मोमेंटम। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोलिजन इज इवेंट इन विच द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस। और वो भी बहुत ही कम टाइम में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखो मोमेंटम तो वैसे भी चेंज हो जाएगा, मोमेंटम वैसे भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ड्यूरेशन कितना है चेंज होने का वो इंपॉर्टेंट है। तो कोलिजन का मतलब कह सकते हो कि ये एक इवेंट हुआ, कोलिजन एक ऐसा इवेंट हुआ जिसका आउटकम चेंज इन मोमेंटम होता है। बट टाइम कितना लगता है उसको चेंज होने में, चेंज इन मोमेंटम को कितना टाइम लगता है, तो चेंज इन मोमेंटम इन इन नियरली नो टाइम कह सकते हो, इन ऑलमोस्ट जीरो टाइम, इन ऑलमोस्ट जीरो टाइम। ऑलमोस्ट जीरो टाइम का मतलब होता है कि आप 0.01 सेकंड्स कह दो, 0.02 सेकंड्स कह दो, इस तरीके से कह दो। मतलब सेकंड्स का भी 1/10 या सेकंड का 1/100 पार्ट, 1/100 ऑफ 1 सेकंड, इतना टाइम हुआ, उतने टाइम के अंदर बॉडी की मोमेंटम चेंज हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम कह रहे हैं कोलिजन। और कहीं पर भी अगर मोमेंटम का चेंज लगभग जीरो टाइम में हो, ऑलमोस्ट जीरो टाइम में, लगभग जीरो टाइम में, ऑलमोस्ट जीरो टाइम बार बार बोल रहा हूँ, जीरो टाइम का मतलब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, जीरो टाइम का मतलब देखो एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, लेकिन 0.01 सेकंड्स का टाइम ले लें आप, 0.001 सेकंड्स का टाइम ले लें, इतना छोटा टाइम, इतने छोटे टाइम में अगर कहीं पर भी मोमेंटम बदल रहा है, चाहे वो कांटेक्ट में आने की वजह से बदला हो, चाहे वो दूर दूर रहकर बदला हो, फिनोमिना आपके लिए कहलाएगा कोलिजन का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का मतलब लगभग जीरो टाइम के अंदर मोमेंटम का बदल जाना। तीन कैटेगरीज हैं इसकी, तीन तरीके के कोलिजन्स डिफाइन किए जाएंगे यहाँ पर। एक तो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सेकंड कोलिजन हम डिफाइन कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा हम डिफाइन कर रहे हैं जो मतलब इनके बीच में आएगा। मतलब ये दो लिमिटिंग केसेस हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक को क्लासिफाई किस बेसिस पर किया गया, मतलब
पैरामीटर क्या है जहां से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इसको कहीं कहीं पर परफेक्टली इन इलास्टिक का एक और नाम है, कहीं कहीं पर आपको प्लास्टिक वर्ड भी मिलेगा इसके लिए, किसी बुक में हो सकता है प्लास्टिक लिखा हो। तो इन इलास्टिक वर्ड और प्लास्टिक मतलब फिजिक्स में मतलब इनका एक ही है। तो क्लासिफिकेशन का जो बेस है, जिस बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे। मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर मिलती है, आपको कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर, तो ये हम कह देते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता काइनेटिक एनर्जी में, दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। और अगर काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर जाती है, मैक्सिमम अमाउंट से रिड्यूस कर जाती है, लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है, जितना पॉसिबल लॉस है वो पूरा पूरा लॉस काइनेटिक एनर्जी का अगर हो गया हाईएस्ट, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जहां पर भी होगा काइनेटिक एनर्जी में, उसको आप कह सकते हो कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। मैंने ये डेफिनेशन इसलिए क्लियर की है कि कुछ लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को ये कहते हैं कि बॉडीज एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगी, ये भी कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि दो बॉडीज कोलाइड करके और स्टिक कर जाएं। तो ये भी एक डेफिनेशन आप दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होता है वहां पर उसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, और जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, जीरो लॉस होता है, उसको आप कह दीजिएगा परफेक्टली इलास्टिक। तो नो लॉस इलास्टिक, मैक्सिमम लॉस इनइलास्टिक, और बाकी सारे कोलिजन्स जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे, बिकॉज ये दोनों लिमिटिंग केसेस हैं हमारे कोलिजन के। लिमिटिंग केसेस का मतलब एक लिमिटिंग केस होता है जीरो लॉस काइनेटिक एनर्जी का, और दूसरा लिमिटिंग कॉस है कि लिमिटिंग केस होता है कि मैक्सिमम लॉस हो रहा हो। तो जीरो और मैक्सिमम के बीच में बाकी सारे केसेस आते हैं। तो ये लिखा जा रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स फॉल इन द रेंज बिटवीन देम। कुछ एग्जांपल्स अगर देना चाहो तो आप लोग कभी अगर हिल स्टेशन पे गए हो या कभी पिकनिक पे गए हो या फन सिटी में गए हो, तो वहां पर बम्पर कार्स होती हैं, मतलब वो एक छोटा सा ट्रैक बनाते हैं, प्लास्टिक टाइप का ट्रैक होता है, उसमें बम्पर कार्स होती है। तो कभी बैठे होगे तो उसमें 100% आपकी कार का किसी और की कार से कोलिजन होता है। बम्पर कार समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यार, ये जो अगर आप कभी यहाँ पर हाँ सर अपने, होता है। है ना, हाँ सर समझ गए। तो वो जो यस कारें आपस में टकराती रहती हैं, है ना, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब वो जो दो कारें आपस में टकराई, किसी को फर्क नहीं पड़ता वहां पर, ना तो कारों को फर्क पड़ता है, ना बैठ जो उसके अंदर बैठे हैं वो फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है कार की वो प्लास्टिक बॉडी होती है, रबर की होती है। तो रबर की बॉडी होने की वजह से वो कोलिजन बेसिकली आपका इलास्टिक है, किसी का कोई लॉस नहीं हुआ वहां पर, इलास्टिक बॉडी हो गई, उसको मान सकते हो। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आप क्या कह सकते हो कि अगर आप मान लो कोई क्ले है ना, क्ले क्ले की अगर एक बॉल बना लीजिए, मिट्टी की एक बॉल बना लो, और क्ले की बॉल को आप जाकर के किसी वॉल पर मार दो, मिट्टी की बॉल लो, क्ले ले लो, जो छोटे बच्चे यूज करते हैं कुछ बनाने के लिए, तो क्ले को अगर आप किसी दीवार पे मारो तो क्या होता है, वो रिबाउंड तो करता नहीं, जाके चिपक जाता है वहां पर। उसको आप कह सकते हो कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक यस कोलिजन है, उसमें सबसे ज्यादा लॉस है। और रियल लाइफ के अंदर सारे कोलिजन्स जो होते हैं वो आपका इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हो, बैट एंड बॉल कोलिजन। तो बैट एंड बॉल कोलिजन जो है बेसिकली रेंज में चलता है, मतलब उसके अंदर कुछ लॉस होता है लेकिन वो लॉस मैक्सिमम नहीं होता, मतलब थोड़ा सा लॉस हो गया, मान लो 10% लॉस हो गया, 20% लॉस हो गया, 30% लॉस हो गया, तो वो आपका रियल लाइफ कोलिजन है। प्राइमरी डेफिनेशन ध्यान रखना इसकी, प्राइमरी डेफिनेशन यही है कि मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई भी लॉस नहीं हुआ अगर काइनेटिक एनर्जी में तो वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, मतलब पहले आपको मैं परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ाऊंगा, दूसरा परफेक्टली इलास्टिक पढ़ाएंगे, और तीसरा इन दोनों के बीच का कोई केस पढ़ाएंगे। 3 केसेस पढ़ेंगे हम लोग। और एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि कोलिजन जो हम लोग को पढ़ने हैं वो 2 पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में कोलिजन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक 1 डायमेंशन का कोलिजन और एक 2 डायमेंशन का कोलिजन। 2 डायमेंशन के कोलिजन का एक वर्ड हम कहते हैं ग्लांसिंग कोलिजन, मतलब टेक्निकली इसको ग्लांसिंग कोलिजन नाम दोगे, और 1 डायमेंशन के कोलिजन को हम टेक्निकली एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन।
क्रिकेट से समझाना चाहते हो तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है बेसिकली अगर आप स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हो तो वो हेड ऑन कोलिजन है, और अगर बैट की एज लग गई कहीं पर, एज ऑफ बैट लग गया बॉल पर, तो ये आपका ग्लांसिंग कोलिजन है। स्ट्रेट ड्राइव में बॉल बैट के बिल्कुल बीचों बीच आती है, सीधे की तरफ बिल्कुल सीधी आती है, स्ट्रेट ड्राइव कह सकते हो आप, समझ सकते हो कि वो हेड ऑन कोलिजन है और एज है। ग्लांसिंग कोलिजन का एक और एग्जांपल आप मान सकते हो कैरम को, कैरम को भी मान सकते हो जिसमें ग्लांसिंग कोलिजन होता है। कैरम का गेम अगर कभी खेला हो आपने, तो कैरम बेस्ट एग्जांपल है कोलिजन्स के चैप्टर को समझने के लिए, मतलब उसमें हर एक तरीके के कोलिजन्स होते हैं, जैसे कि मतलब किसी एक एक्सेस के अलावा नहीं होती है, मतलब एक कंपोनेंट के फॉर्म में होती है। राइट, एक्चुअली कैरम में जैसे ये 4 पॉकेट्स होती हैं, फिर ये 4 प्लेयर्स चारों साइड पर बैठते हैं मान लीजिए, और सपोज आप फाइनल मूवमेंट पर हो और क्वीन को कवर करना है आपको, तो जो स्ट्राइकर होता है वो आप अपनी अपनी लाइन पर रखते हो स्ट्राइकर को, और स्ट्राइकर को कभी-कभी बिल्कुल सामने मारते हो एकदम सेंटर पे, और कभी-कभी आप स्ट्राइकर इसके साइड से मारते हो ताकि ये एज लग करके, कभी-कभी इसके साइड से आप स्ट्राइकर को मारते हो और एज लग करके ये क्वीन सामने वाले पॉकेट पे चली जाती है, एज लगा करके। ये तो तो ये ग्लांसिंग कोलिजन है, और कभी बिल्कुल सामने मारा, बिल्कुल सेंटर पे जाके मारा, तो वो हेड ऑन कोलिजन है। मतलब आमने सामने की टक्कर, हिंदी में बोले तो आमने सामने की टक्कर जिसको बोलते हो, वो हेड ऑन है। मतलब आप जा रहे हो और कुछ सामने से कोई और आ रहा है और बिल्कुल आमने सामने टकरा जाओ आप, मतलब आपका मुंह उसके मुंह से बिल्कुल फेस टू फेस टकरा जाओ, तो ये हो गया हेड ऑन। और कभी कभी आप जाते हो साइड से कोई आपको ना, मतलब साइड से कोई आपके कंधे पे मार के चला गया, वो आपका ग्लांसिंग कोलिजन है, साइड से कोलिजन हो जाए। चलिए, तो पहले हेड ऑन करेंगे। हेड ऑन के अंदर ये तीनों केसेस करेंगे, हेड ऑन कोलिजन के अंदर हेड ऑन इन इलास्टिक, हेड ऑन इलास्टिक, और हेड ऑन बिटवीन द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, पहले ये डिस्कस होगा, उसके बाद ग्लांसिंग कोलिजन। उसके पहले एक अप्रोक्सीमेशन आपको बता दें, यहाँ पर क्या है अप्रोक्सीमेशन का ध्यान देना है आपको। देखिए, कोलिजन्स हमने कहा कि बहुत ही नेग्लेजिबल टाइम में होते हैं, बहुत ही नेग्लेजिबल टाइम में। रियल लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में एक प्रैक्टिकल डेटा यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपसे, कि जो कोलिजन्स होते हैं वो लगभग 0.01 सेकंड्स के हैं, मतलब क्रिकेट में 0.01 सेकंड्स का टाइम होता है बैट और बॉल के बीच कांटेक्ट होता है जब, और उस 0.01 सेकंड में बैट की वजह से जो फोर्स आता है, बैट एक्सर्ट्स, फोर्स की बात करें तो सेवरल थाउजेंड न्यूटन के आसपास का फोर्स, छोटा मोटा फोर्स नहीं है। मतलब बैट जब बॉल को मारते हैं, हम लोग बैट बॉल क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो किसी भी स्पोर्ट्स में, तो जो फोर्स लगाई जाती है ना वो लगभग लगभग सेवरल थाउजेंड की होती है। और आप में से पता नहीं कितने लोगों ने सुना है या कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी कभी अगर बैट गलत डायरेक्शन में घूम गया आपका, तो जर्क भी आपको हाथ में आ जाता है, मतलब आपके बोन्स, मतलब हाथों में ना प्रॉब्लम आ जाती है फिर कभी कभी, अगर अगर बैट सही डायरेक्शन से नहीं पकड़ा होगा तो, क्योंकि 1000 न्यूटन की फोर्स अगर आपके बोन्स पे काम करेगी तो गया वो, फ्रैक्चर हो जाता है वो। ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखो ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूटन लॉ ये कहता है, न्यूटन लॉ में आपसे ये कहा गया है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये न्यूटन लॉ है। तो अगर आप इमेजिन करो, मैं आपको दो तरीके की फोर्सेस देता हूं, 10 न्यूटन की फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स फॉर 0.01 सेकंड, एक एग्जांपल ये लो, और एक मैं आपसे कहता हूं कि 10,000 फोर्स, 10,000 न्यूटन की फोर्स है फॉर 0.01 सेकंड। अब बताओ इन दोनों का अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम निकालूं, दोनों के लिए डेल्टा पी, चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू, तो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर दोनों में कैलकुलेट करें न्यूटन लॉ के हिसाब से फोर्स इंटू टाइम को लगा करके, तो पहले वाले केस में 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.01 करोगे जब आप, तो ये 0.1 आएगा, 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले केसेस में जब हम इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो ये वैल्यू आएगी 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब जरा आप इमेजिन करो, अब इमेजिन करो कि ये दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। इमेजिन करें अ सिचुएशन जिसमें कि ये दो टाइप की फोर्सेस लग रही है, सिचुएशन वेयर बोथ फोर्सेस आर प्रेजेंट। क्या आएगा चेंज ऑफ मोमेंटम, बोथ फोर्सेस अगर प्रेजेंट हो, दोनों ही प्रेजेंट है वहां पर, बोथ फोर्सेस आर प्रेजेंट। अब उसके इसमें अगर आपको डेल्टा पी निकालना हो,
तो दोनों फोर्सेस ऐड कर लेते हैं, 10,000 वाली फोर्स प्लस 10 न्यूटन वाली फोर्स, टोटल फोर्स, और मल्टीप्लाइड बाय 0.01। कितना आंसर आ जाएगा इसका, दोनों फोर्स मिला करके देखिए अगर, तो वैल्यू बन जाएगी हमारी 100.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। सर हम लोग को डायरेक्शन स्पेसिफाइड है दोनों फोर्सेस की? मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में है, मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। अलग डायरेक्शन में होंगे तो वैसे भी कम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर का तभी आएगा जब सेम डायरेक्शन में हो। तो हम तो हाईएस्ट पॉसिबल केस को लेके चल रहे हैं कि क्या हो रहा है उसमें। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि 100.1 और 100 क्या लगभग बराबर नहीं है? Yes, sir. इनको नियरली सेम नहीं मान सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएं। Yes, लगभग sir. सेम है ना? हाँ, Yes. 100 बिल्कुल। मतलब ये देखो कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जाम दिया, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 99.9 नंबर आएंगे, 99.94 सपोज करो, 99.94 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपका 99.92 आ गया। क्या करोगे? रोगे बैठ करके वहां पर के, या ये मान लिया जाए कि जो आपने सोचा था वो आ गया? 99.94 एक्सपेक्टेड था, 99.9 जी, मान लेते हैं सर, तो नहीं क्यों उस 0.02 की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर? 99.94 में और 99.92 में 0.02 का डिफरेंस है। तो क्या वो डिफरेंस आपके लिए मैटर करता है एक्चुअल में, रियल लाइफ के अंदर? नो सर। नहीं करता। नो मतलब सर। आप ये कहते हो कि ठीक है चलता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमको, मतलब इतना इतना एडजस्टमेंट चलता है। तो ये जो चलता है वाली थ्योरी है, चलता है वाली थ्योरी, इसी को कहने हैं कि 100 और 100.1 में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स को यहाँ पर अगर हम ऐड ना करते, मान लो 10 वाले को ऐड ना करते, तो मेरा आंसर 100 आता, और 10 वाले को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर 100.1 आ रहा है। ज्यादा फर्क तो आया नहीं। तो इस 10 को अगर हम इग्नोर कर दें, 10 न्यूटन को इग्नोर कर दें 10,000 के सामने, 10,000 के सामने अगर आप 10 न्यूटन को इग्नोर कर दीजिए, ये वैसे ही हो गया कि 10,000 रुपए आपके पास हो और 10,000 रुपए में से आपका 10 रुपए का नोट गिर जाए। ठीक है, तो 10,000 रुपए में से 10 रुपए का नोट गिर गया तो आप ज्यादा टेंशन में नहीं आओगे। ठीक है यार, 10 रुपए गिर गए कोई बात नहीं। 10,000 में से गिर गए, 10,000 में से 10 रुपीज अगर आपके लॉस हो जाते हैं तो उतना नहीं रोगे बैठ करके। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए पड़े हो और उसमें से 10 रुपए गिर जाए, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो गया, 50% लॉस हो गया। तो एक्चुअली ये चीजें कंपैरेटिव होती है, मतलब उस 10 की वैल्यू है या नहीं है, ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि कंपेयर किससे कर रहे हो। तो 10,000 इतना बड़ा फोर्स है कि उसके सामने 10 न्यूटन की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इसको कंसीडर करो चाहे ना करो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में फर्क नहीं आने वाला आपके, इन कंपैरिजन टू 10 न्यूटन, 10,000 फर्क नहीं आएगा। हाँ देखो, एक चीज और बता दें आपको, फर्क आ सकता था कब? फर्क कब आ जाता? अगर हम टाइम को 0.01 की बजाय टाइम को 10 सेकंड मान ले तो, अगर हम टाइम 0.01 की बजाय टाइम को 10 सेकंड मान ले, तब क्या होता? देखो क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर हम टाइम को 10 सेकंड मान ले इंस्टेड ऑफ 0.01, यहाँ 0.01 की बजाय 10 होता, तो क्या आंसर पड़ता हमारा? क्या आंसर बन रहा होता उस टाइम पर? सर 1,100,000। 1,100,000। तो 1,100,000 में 100 एक्स्ट्रा आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो 100 तो फिर भी एक बड़ा नंबर मान सकते हो, लेकिन 100 को आप लगभग फिर भी एक बड़ा नंबर मान सकते हो, लेकिन 0.1 को हम बड़ा नंबर नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर टाइम ड्यूरेशन छोटा है, अगर टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू कम है, तो जो छोटी फोर्सेस होती हैं जैसे 10 न्यूटन की फोर्स, उनको बड़ी फोर्सेस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर टाइम ड्यूरेशन छोटा है तो। अगर टाइम ड्यूरेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, तो उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में किसी छोटी फोर्स को एक बड़े फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी नेग्लेक्ट करने के प्रोसेस को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन। यही चीज हमारी कह जाती है, जिसके अंदर हम क्या, सर अगर यहाँ पे टाइम पीरियड 0.1 सेकंड होता तो क्या तब भी निग्लेक्ट करते छोटी फोर्स को? हाँ तब भी करेंगे। मतलब 0.1 सेकंड भी बहुत छोटा फोर्स है,
ठीक है ना। मतलब कि जो कोलिजन के टाइम पर होता है, सुनना इसको ध्यान से यार, कोलिजन के टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। कोलिजन का टाइम 0.01 सेकंड, 0.1 सेकंड मान लीजिए, 0.001 सेकंड होता है। तो कोलिजन से इतने छोटे टाइम के लिए होते हैं कि उस छोटे पीरियड में जो मोमेंटम चेंज होता है वो मेनली उस फोर्स की वजह से होता है जो फोर्स बैट ने बॉल पर लगाई है। मतलब अगर हम क्रिकेट की बात करें और आप कहते हो कि हमने बैट से एक बॉल को हिट किया, तो जब आप बैट और बॉल के बीच में कोलिजन लेते हैं कि बॉल जाकर के बैट पर स्ट्राइक करती है, तो उस समय क्या कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इसमें? अगर थ्योरी में एंटर कर जाओ, तो बैट और बॉल जब एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे ही बॉल बैट पर गिरी, कौन कौन सी फोर्स बॉल पे लग रही होंगी एट दैट टाइम थ्योरी वाइज? तो थ्योरी वाइज एक फोर्स वो होगी जो बैट बॉल पर लगाएगी, और एक ग्रेविटी की फोर्स भी होगी यहाँ पर mg। लेकिन जो बैट ने बॉल पर लगाई है उसका उसका अमाउंट सेवरल थाउजेंड है, 10,000 20,000 न्यूटन। और ग्रेविटी कितनी होगी? बॉल बहुत भारी होगी, अगर बहुत ज्यादा भारी बॉल है तब भी कितने किलोग्राम की बॉल हो जाएगी? ग्राम्स में होती है बॉल, अगर आप ध्यान करो, क्रिकेट की बॉल्स जो होती हैं वो ग्राम्स में होती हैं। तो इवन अगर मैं 1 किलोग्राम भी ले लूं तो भी, हालांकि 1 किलोग्राम की बॉल होती नहीं है, हाफ किलोग्राम ले ले, तो हाफ किलोग्राम बॉल की वेट जो होगी, मतलब इसका m इंटू जी निकालो तो 5 न्यूटन आएगा। तो 5 न्यूटन की ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और 10,000 न्यूटन की बैट और बॉल के बीच में फोर्स लग रही है। तो क्या 5 न्यूटन की ग्रेविटी को उस समय के लिए इग्नोर नहीं कर सकते? कोलिजन के टाइम पर उस समय के लिए ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। है ना? समझना, इसको अप्रोक्सीमेशन करें। अब सुनना, मैं कह रहा हूं कि इग्नोरेंस किसी के कंपैरिजन में होती है, इग्नोरेंस एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। आप ग्रेविटी को कब इग्नोर कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो। क्या 5 न्यूटन छोटा फोर्स है या बड़ा फोर्स? इसका क्या आंसर दोगे? 5 न्यूटन इज स्मॉल फोर्स है या लार्ज फोर्स है? सर डिपेंड और करेगा, डिपेंड करेगा कि सामने ये वाली रही फोर्स कितनी है। इसका कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज छोटी है कि बड़ी है ये तो डिपेंड करता है कि कंपेयर किससे कर रहे हो। आप अपने आप को ले लो, आपकी हाइट कम है या ज्यादा है, तो डिपेंड करता है कि आप अपनी हाइट को कंपेयर किससे कर रहे हो। आपका मास ज्यादा है कि कम है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो। तो मोर और लेस जो है ना वो रिलेटिव टर्म्स हैं। तो ग्रेविटी 5 न्यूटन is very less when it is compared with the force of bat on the ball। बट एक बार बैट बॉल का कांटेक्ट खत्म हो गया और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, 6 पड़ गया मान लीजिए, क्या तब भी ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे? नो सर, तब क्योंकि कम हो जाएगा। तब करोगे, क्योंकि तब बैट और बॉल वाली फोर्स चली गई ना, सेवरल थाउजेंड वाली फोर्स अब लगी नहीं रही है। सेवरल थाउजेंड वाली फोर्स तो सिर्फ उस समय लगी थी जिस समय बैट ने बॉल को हिट किया था। उसके बाद वो सेवरल थाउजेंड का कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। तो जब सिर्फ ग्रेविटी है तो उसको आप कंपेयर किससे करोगे? कोई कंपैरिजन करने वाला है नहीं। अब ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे इस एक्सप्लेनेशन को ये मान लेते हैं यार कि ग्रेविटी को परमानेंटली नेग्लेक्ट करना है। नहीं भाई, मेरा स्टेटमेंट सुनिए। मैं कह रहा हूँ जब दो बॉडी कोलाइड होंगी तो उस कोलिजन का छोटा सा टाइम इंटरवल जो होगा, जिस टाइम के लिए वो कोलाइड करेंगी, उस समय के लिए ग्रेविटी को आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ग्रेविटी को फिर कंसीडर करना है, और कोलिजन से पहले भी ग्रेविटी को कंसीडर करना है आपको। सिर्फ कोलिजन के वक्त, कोलिजन के टाइम भूल जाओ ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली। इसी को इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन का नाम देंगे हम। तो कभी कभी अगर हम अभी आगे जो क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आपके मन में अगर ये आ जाए कि सर ग्रेविटी भी तो होगी, तो उसको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटी की प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कोलिजन हो जाने के बाद ग्रेविटी को कंसिडर कर लेंगे, कोलिजन होने से पहले ग्रेविटी को कंसिडर कर लोगे। पहले और बाद में कर लेना है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन अवॉइड कर देंगे। और ऐसे ही हम स्प्रिंग को अवॉइड कर देंगे। ये दो फोर्सेस हैं जो कोलिजन के वक्त इग्नोर की जाएंगी, बाद में कंसिडर की जाएंगी। इस चीज को नाम दे दिया गया है इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन का।
सर कोई ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मतलब ग्रेविटी की वैल्यू मतलब ज्यादा ली जाती है? नहीं, कैसे लेंगे? रियल लाइफ में कोई भी कोलिजन होगा, देखिए रियल लाइफ में कोई भी कोलिजन होगा तो किसके किसके बीच होता है भाई कोलिजन? बैट बॉल का हो गया, स्पोर्ट्स में जितनी भी कोलिजन हैं उनमें ग्रेविटी नेगलेक्ट कर दो। और दो कारें एक्सीडेंट हो गई, कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया कोलाइड कर गए, तो भी आप अब आप कहोगे वहां पर ग्रेविटी, तो वहां तो ग्रेविटी का इसलिए वैसे भी काम नहीं है क्योंकि वो एक्सीडेंट रोड पे होता है, तो रोड पर वैसे भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज रोड नॉर्मली हॉरिजेंटल होती है। तो मतलब हम बात करें कि अगर रियल लाइफ की बात करोगे तो उसमें ऐसा कोई केस नहीं है जहां पर कि ग्रेविटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हो, कोई ऐसा केस नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैसे भी ग्रेविटी मतलब नेग्लिजिबल हो जाती है। हाँ, देखिए नेग्लेजिबल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई चीज नेग्लेजिबल किसी के कंपैरिजन में होगी यार, तो वो नेग्लेजिबल है जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? उस वाली फोर्स के साथ जो दो बॉडीज के कोलिजन में एक दूसरे पर लगी है, दो बॉडी कोलाइड करके एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उससे जब कंपेयर कर रहे हैं तब, अदरवाइज नहीं। ओके सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के साथ। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की हम बात करें, ठीक है, और इसमें दो बॉडीज हैं M1 M2। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब पहले हम लोग वन डायमेंशन की बात करेंगे फिर टू डायमेंशन, यानी हेड ऑन कोलिजन, इसको आप हेड ऑन भी कह सकते हो, हेड ऑन कोलिजन, और हिंदी में आप इसको कह सकते हो कि आमने सामने की टक्कर है, आमने सामने से कोलाइड कर जाए। तो इसमें क्या होता है, फेस टू फेस कोलिजन जिसको कहते हैं, कि दोनों बॉडीज ना यूनाइट हो जाती हैं, मतलब इस कोलिजन में दो बॉडीज यूनाइट कर जाएंगी एक साथ, यूनाइटेड, दो अलग अलग बॉडी यूनाइट हो गई और यूनाइट करके एक सिंगल सिंगल पीस की तरीके से चलेंगे, दो बॉडीज मिल करके एक सिंगल पीस बन गया, वो सिंगल पीस वी वेलोसिटी से चल रहा है। ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पहले क्लियर कर चुके हैं इसको कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो हम काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो ही रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को लेकर के कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो वो इक्वेशंस हैं कि इक्वेशंस क्या बनाएंगे और क्या सॉल्व करने को आएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जाता है कि ये बाद वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन, ये इसके वर्किंग मॉड्यूल है, कैसे काम करना है। पॉइंट नंबर 1, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो इसका आप देख लो, मतलब कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इनको इक्वेट करो। अब किसके मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर? M1 के मोमेंटम की बात कर रहे हैं या M2 के मोमेंटम की बात कर रहे हैं या दोनों को मिला करके बात कर रहे हैं हम लोग? मतलब किसके मोमेंटम को मिला के। इक्वेट इक्वेट करना? हाँ, मिला यहाँ के पर मेंशन है सिस्टम, सिस्टम का मतलब M1 एंड M2 को मिला दो आप, दोनों को मिला करके। तो फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से कोलिजन से पहले का मोमेंटम M1 U1 और दूसरे का मोमेंटम M2 U2, और इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन वो यूनाइट हो गए हैं, तो दो मासेस की जगह एक मास बन जाएगा, लेकिन मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो जब वो यूनाइट होंगे तो टोटल मास हमारा M1 प्लस M2 रहेगा और उसकी नई वेलोसिटी v। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में v पूछा जाएगा तुम्हें कि यूनाइट होने के बाद उनकी क्या वेलोसिटी है, M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इस बात को समझ लेना, फिर बोल रहा हूं आपसे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पर दो बॉडीज पहले अलग अलग चल रहे थे और किसी भी वजह से वो यूनाइट हो गए और एक बॉडी बन करके चल रहे हैं वो, तो ऐसा कोई भी कोलिजन हम इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और ऐसी किसी भी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते आप। टू बॉडीज यूनाइट टुगेदर एंड नाउ दे आर मूविंग एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इसको बोल सकते हो परफेक्टली इनइलास्टिक। लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, इसमें ध्यान रखना है। कोई भी कोलिजन ले लें, इसमें बेस्ट एग्जांपल है। इसमें जैसे कि एज एग्जांपल अगर हम बात करें
मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कि ऐसा कौन सा कोलिजन होता है। तो एज एग्जांपल आप ये कह सकते हो, एक ये मूवीज में काफी होता है, मतलब अगर आप मूवीज देखते हो और स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज देखते हो तो काफी ज्यादा होता है ये। उसमें क्या है, मान लो कि कोई एक एम मास की कोई कार या ट्रक है ना, कुछ भी मूव कर रहा हो वी वेलोसिटी से, वी नॉट से, अचानक से कोई हीरो प्रकट हो जाता है, अचानक से कोई हीरो आता है और वो हीरो ऊपर से नीचे इसके ऊपर जंप करता है ना। कई बार देखोगे, मतलब चलते हुए बस पे कूद गए, चलते हुए कार के ऊपर कूद गए, है ना, मतलब कॉमन है, मूवीज में बड़ा कॉमन सीन है ये। और उसके बाद वो हीरो, मतलब क्योंकि हीरो है तो उसको कुछ होगा तो है नहीं, मतलब चाहे कुछ भी सिचुएशन रही हो, बिकॉज उसको हीरो का टैग मिला हुआ है। तो वो हीरो क्या करता है, इस कार के ऊपर आ जाता है और अब ये दोनों लोग साथ साथ चलते हैं। तो हीरो का मास आप एम मान लो, वो जंप करके आया, उसके बाद हीरो और कार मिल करके, मतलब ये पूरा एक यूनिट बन गए और ये दोनों मिल करके एक वी वेलोसिटी से चलने लगे। तो ये वी कितना होगा, ये अगर पूछा जाए कि हीरो जब उसके ऊपर जंप करके आया, तो अब पहले ये दो अलग अलग बॉडीज थी, पर्सन एक बॉडी था, कार एक बॉडी थी, दो अलग अलग बॉडीज थी। लेकिन बाद में वो दो नहीं है, क्योंकि जो हीरो है वो ऑन द कार है, कार के ऊपर ही आ गया। अब वो हीरो और कार मिल करके एक साथ चल रहे हैं। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन का आप रियल लाइफ एग्जांपल मान सकते हो। और इसमें वी निकालने के लिए क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि वी कितना होगा इसमें। तो कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम देखो, कोलिजन के पहले का मोमेंटम, तो कोलिजन के पहले कार का मोमेंटम है एम वी नॉट, और पर्सन के अंदर कोई हॉरिजेंटल मोशन नहीं है, पर्सन वर्टिकली आ रहा है, ऊपर से कूदा है, हेलीकॉप्टर से गिरा है, मान लो हेलीकॉप्टर से गिरा है ये, है ना। तो देखें ऐसे सीन कोई देखें या नहीं देखें, ऊपर से कूद जाए बस के, है ना। तो ऊपर से कूद रहे ना वह, इसका मतलब इसमें कोई हॉरिजेंटल मोशन नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस जीरो लिखेंगे। अब जीरो क्यों लिखेंगे बताओ। तो मोशन हॉरिजेंटल हो रहा है कि वर्टिकल हो रहा है, अगर हम कार की बात करें, वर्टिकल सर, कार कार की हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर। और कार कोलिजन, तो हॉरिजॉन्टल हो, और कोलिजन के बाद मतलब पर्सन के आने के बाद, हॉरिजॉन्टल सर तब भी हॉरिजॉन्टल हो रहा है कार तो का। तो हम हॉरिजेंटल ही देखेंगे, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं रखेंगे अपना, वर्टिकल मोशन से कोई मतलब नहीं। और कोलिजन के बाद यानी कि कोलिजन, इसको भी कोलिजन कहोगे, ये भी फिनोमेना कोलिजन ही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मिल करके वी वेलोसिटी से चले। अब हम कोलिजन के बाद यानी पी फाइनल और कोलिजन से पहले पी इनिशियल, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों मोमेंटम्स को इक्वेट कर दो, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल, और इससे पता लगा सकते हो क्या आंसर आएगा। तो इससे वी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम वी नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये इसका आंसर है, मतलब न्यूमेरिकल जो करना। सर पर जो मोमेंटम इनिशियल है उसको वेक्टर के एडिशन से क्यों नहीं निकाला गया है? वेक्टर के एडिशन से क्यों नहीं निकाला गया, मतलब कि देखिए हम फिर कह रहे हैं कि पर्सन जब ऊपर से जंप कर रहा है ना, वर्टिकली हमने माना है। तो देखिए मोमेंटम, अब आप जो देखो, एक और बात बताओ मोमेंटम हम लोग कब कंजर्व कराते हैं, न्यूटन लॉ के हिसाब से। न्यूटन लॉ अगर हम लगाएं, देखो फिर से सुनना, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब डेल्टा पी जीरो होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो कंजर्वेशन का मतलब कि चेंज जीरो आना चाहिए, तभी तो आप कंजर्व कहोगे। यस सर। तो चेंज कब जीरो आएगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो आने के लिए फोर्स भी जीरो होना चाहिए। और ये कौन सा फोर्स होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो न्यूटन लॉ हमेशा बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, कहाँ कहाँ लग रही है देखो, सो वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकली, हाँ, जिस ग्राउंड पे आप चल रहे होगे वहां से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो क्योंकि वर्टिकल साइड पर फोर्स है, तो हम वर्टिकल साइड पर फोर्स होगा तो वर्टिकल साइड पर डेल्टा पी भी होगा। हाँ, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स नहीं है अगर पूछा जाए, मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसीलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का यूज किया इसमें।
चलो तो और मतलब अगर मैन है वो h हाइट से कूदता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी √2gh होगी, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई उसकी वेलोसिटी नहीं है इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि यूनाइट होने के बाद मोशन हॉरिजेंटल होना है ना, तो यूनाइट होने के बाद जब हॉरिजेंटल मोशन होना है तो हॉरिजेंटल मोमेंटम बाद वाला और हॉरिजेंटल मोमेंटम पहले वाला, यानी कि अगर वर्टिकल मोशंस हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है हमें। और ये एग्जांपल तो मैंने अभी कंसीडर कर लिया आपको, मैं अभी और कुछ और सिस्टमैटिक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तो और क्लैरिटी आएगी तुम्हें। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। इस फिगर में एक बुलेट को फायर किया गया है जिसका मास स्मॉल m है और वो एक कैपिटल M मास के वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही है। तो एक ब्लॉक रखा गया है, तो ये बुलेट उस ब्लॉक को हिट करेगी। ब्लॉक रेस्ट पे है, क्वेश्चन में ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है और बुलेट का मास m है, बुलेट की कुछ स्पीड होगी u, मान लेते हैं इनिशियल स्पीड u है। वो बुलेट इस ब्लॉक के अंदर जाती है लेकिन ब्लॉक से बाहर नहीं निकल पाती है। भाई बुलेट तो मतलब किसी ह्यूमन बॉडी को भी अगर हम मारते हैं, मतलब लोग जो मर्डर कर देते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में भी बुलेट फंस जाती है जाकर के, बाहर कहाँ निकलती है। तो उसी से कह रहे हैं कि जो बुलेट है दैट रिमेन्स इन द ब्लॉक। तो ये क्या दोनों के बीच यूनाइट नहीं हो गए? मतलब बुलेट और ब्लॉक पहले एक दूसरे से अलग अलग थे और फिर बुलेट ब्लॉक में अंदर चली गई, बुलेट रिमेन्स इन द ब्लॉक। क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां दो बॉडीज यूनाइट हो गई हैं? यस सर। हो गई। यस सर। और जब दो बॉडीज यूनाइट हो गए तो इसको हम कौन सी कैटेगरी का कोलिजन मान लें, कौन से टाइप ऑफ कोलिजन मान लेंगे इसको? किस टाइप का कोलिजन माने इसको? अभी पीछे यही डेफिनेशन, इलास्टिक। इनइलास्टिक। तो अब इसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व कराओगे? कैपिटल M जो कि पहले रेस्ट पे था, बुलेट बुलेट इसके पास जो आ रही है m मास की, उसके पास u वेलोसिटी है। मतलब ये स्टेटस आपका कोलिजन से पहले का है। और कोलिजन के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, एज पर द लैंग्वेज, कैपिटल M मास और बुलेट उसके अंदर जाकर के फंस गई, बाहर नहीं आ पाई। तो जब बुलेट उसके अंदर ही फंस जाएगी तो उसके बाद ये कंबाइंड होकर के किसी v वेलोसिटी से चलेंगी। तो हमें क्या करना है, कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम लिखो m इंटू यू और प्लस कैपिटल M जो कि रेस्ट पे है तो इंटू 0, और कोलिजन के बाद कैपिटल M और स्मॉल m मिल करके सिंगल बॉडी बन गए मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी v। इससे हम पता लगाएंगे कि वेलोसिटी की क्या वैल्यू बनेगी कोलिजन के बाद। तो ये m इंटू यू डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m बन जाएगा। अब वो जो ब्लॉक है वो टेबल की एज पे है, टेबल की एज पर, तो वो ब्लॉक जैसे ही उसको वेलोसिटी मिलेगी वो आगे बढ़ेगा और फिर वो हवा में एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे आ जाएगा हवा में। तो इसके बाद का जो कंसेप्ट क्या है, इसके बाद का कंसेप्ट मतलब अगर आप इसके बाद कंसीडर ये करो कि जब दोनों यूनाइट हो गए तो उसका मोशन किस तरीके से होगा। सो मोशन ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक, बुलेट प्लस ब्लॉक, किस टाइप का मोशन होगा? तो इसको आप काइनेमेटिक्स वाले से देखो ना, कि एक बॉडी है जिसको कि हम लोगों ने एक वेलोसिटी v दे दी है जिसकी वैल्यू m इंटू यू अपॉन m प्लस m है, और इस बॉडी का टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, और ये बॉडी ग्राउंड से h हाइट पर है, ये बॉडी। और ये बॉडी अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके नीचे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे कंसेप्ट है कि एक वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, और एक डिस्प्लेसमेंट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है? अगर टेबल की हाइट दी गई है तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट लिखोगे यहाँ पर? वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट h, और उसको ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इनटू t स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट h हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी का y एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है? 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसका वर्टिकल y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और y डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्सेलरेशन होती है डाउनवर्ड, g इंटू टी स्क्वायर। हालांकि ये काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है, उसको खुद करना चाहिए आपको फर्स्ट। और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि d, सर जी नेगेटिव होगा ना, तो तो माइनस जी होगा। माइनस जी होगा सर। बच्चा तो h भी तो माइनस होगा यार, फिर नीचे है ना, h भी माइनस यस होगा, सर, g भी यस माइनस सर, होगा। यस सर।
और हॉरिजॉन्टल Okay, sir. डिस्प्लेसमेंट मतलब आप दूसरी इक्वेशन हम एसएक्स वाली लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑन द एक्स एक्सिस वाली। तो एसएक्स बराबर यूएक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस डी कवर किया जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल पार्ट ये पूरा है एम यू अपॉन एम प्लस एम, और फिलहाल तो मैं वी लिख दे रहा हूँ इंटू टी। और याद करिए ग्रेविटी का एक्स एक्सिस पर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा इस केस में, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा सेकंड टर्म, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों से टाइम को एलिमिनेट करो, दोनों से ना टाइम एलिमिनेट कर दो, टाइम एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा। टाइम को एलिमिनेट करो, यहाँ पर h इक्वल टू हाफ जी और टी स्क्वायर जो यहाँ पर दिख रहा है उसकी जगह इक्वेशन 2 से हम d अपॉन वी कर देंगे उसका स्क्वायर। और फिर इसके अंदर v की वैल्यू लानी है, यहाँ से v की वैल्यू लानी है और उसमें से u सॉल्व करके लाना है आपको। डिटरमाइन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, दैट मीन्स कि u निकालने को दिया जा रहा है, तो यहाँ से करोगे। एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। इसमें भी वैसे ही है कि यहाँ पर एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, सेम क्वेश्चन है, ब्लॉक एट रेस्ट। इसके अंदर भी बुलेट है जो नीचे से आरी फायर की जा रही है और यहाँ पर एक सर्कुलर होल कर रखा है जिसके थ्रू बुलेट उस ब्लॉक में एंटर कर जाएगी। तो बुलेट का मास m स्पेसिफाइड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi दे रखी गई है। ये भी वही सेम प्रोसेस है कि ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चली जाती है और उसके बाद ये पूरा ब्लॉक ऊपर की तरफ जंप करता है। तो इसके अंदर भी सोल्यूशन पार्ट क्या होगा, देखो कोलिजन से पहले कैपिटल एम मास एक अलग था जो कि रेस्ट पे था, और कोलिजन से पहले जो बुलेट वाली मास है जिसका मास स्मॉल एम कह रहे हैं उसके पास एक वेलोसिटी vi है। ये कोलिजन से पहले है। कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज एक साथ इकट्ठी हो गई, मतलब कैपिटल एम और उसके अंदर ही बुलेट रह गई। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है आपका, अगर देख पाओ तो ये लिखा है रिमेन्स इन द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। तो ये फिर से यूनाइट हो गए, फिर से यूनाइट होकर के इनके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी v मान लेते हैं कोलिजन के बाद। फिर यहां मोमेंटम कंजर्व कराओ, तो स्मॉल एम vi प्लस कैपिटल एम रेस्ट पे है 0, बाद में दोनों कंबाइंड करके m प्लस स्मॉल एम इंटू वी, यहां से वेलोसिटी निकालेंगे जो कि m vi डिवाइडेड बाई m प्लस m होगी। मतलब ये वेलोसिटी कोलिजन के बाद की है, आफ्टर कोलिजन। इसके बाद क्या होना है, कोलिजन के बाद ही इसके बाद सिचुएशन क्या है। अब इसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि ये दोनों कंबाइंड मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कंबाइंड होकर के जिनके पास वेलोसिटी आ गई v, और इसके बाद ये दोनों मासेस ऊपर की तरफ जाएंगे। ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है यहाँ पर, तो ग्रेविटी में जब ये बॉडीज ऊपर जाएंगी तो कहीं ना कहीं इनका एक मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के ये वापस स्टॉप कर जाएंगे और इनकी अपनी एक मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट। अब ये काइनेमेटिक्स में बताया जाता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालते हो। अगर एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट डायरेक्टली लिखी जाती है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट को u स्क्वायर, लेकिन u की जगह रखेंगे m vi अपॉन m प्लस m इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2g। और फिर इसमें vi निकालना है हमें। मैक्सिमम हाइट यहाँ दे रखी है, मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन में स्मॉल h के नाम से दे रखी गई है, तो ये स्मॉल h जो मैक्सिमम हाइट दी गई है इसको यहाँ पर ले आओ और स्मॉल h, और vi सॉल्व करना है तुमको इसमें से कि vi की क्या वैल्यू बनेगी। तो छोड़ दे रहे हैं इसको, सॉल्व कर लेना। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, जब कोलिजन हुआ था, जब यहाँ पर हम कोलिजन कंसिडर कर रहे थे तो क्या हमने ग्रेविटी कंसिडर की यहाँ पर, क्या हमने ग्रेविटी कंसिडर किया है? नो सर। हाँ, तो यहाँ पर ग्रेविटी को मैंने इग्नोर किया है। ये वही इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन है कि कोलिजन के वक्त आप ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर ग्रेविटी कंसिडर कर लोगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पाओगे, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स है तो डेल्टा पी जीरो नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है।
मैं अल्टीमेटली हम यही तो कह रहे हैं कि मोमेंटम जो इनिशियल है वही फाइनल है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ कि डेल्टा पी जीरो है, यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल जीरो है। कहाँ जीरो है? ग्रेविटी है। लेकिन बिगिनिंग में यही बात समझा रहा था कि कोलिजन जब हो रहा है तो उस समय ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, कोलिजन के बाद वापस कंसिडर कर लिया। देखो, जब कोलिजन हो चुका उसके बाद की जब बात करेंगे, कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद हमने वापस ग्रेविटी कंसिडर कर ली। यही उस अप्रोक्सीमेशन का मतलब था। कोलिजन करते वक्त आप इग्नोर कर लीजिए, लेकिन कोलिजन हो गया, अब उसके बाद जो मोशन होगी, कोलिजन होने के बाद की जो मोशन है उसमें ग्रेविटी कंसिडर होगी। कोलिजन के वक्त कंसिडर नहीं करेंगे, कोलिजन के बाद कंसिडर करेंगे, 100% कंसिडर करेंगे। ठीक है, पॉइंट अभी समझ में आया कंसेप्ट अप्रोक्सीमेशन वाला? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो जो ये क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे या तीन पार्ट्स में डिवाइड होंगे। कोलिजन वाला पार्ट अलग सॉल्व होता है, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है वो अलग सॉल्व करेंगे, और कोलिजन से पहले क्या हुआ वो अलग सॉल्व करेंगे। बिफोर कोलिजन के अलग कंसेप्ट्स हैं, एट द टाइम ऑफ कोलिजन अलग कंसेप्ट्स हैं, और आफ्टर कोलिजन अलग कंसेप्ट्स हैं। तीन पार्ट्स में डिवाइड होकर के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो आप समझना पड़ेगा। इसमें जॉर्ज और गोरिल्ला के बीच का कोलिजन है ना, बड़ा मजेदार है। तो एक जॉर्ज की बात की जा रही है यहाँ पर, जंगल का है, और वहीं पर एक गोरिल्ला की बात की गई है। अब समझो इस कंसेप्ट को, पहले आप पढ़ लो क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी इसमें। आप टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझाएंगे भी। हम इसको न्यूमेरिकल वे में देखेंगे। जॉर्ज ऑफ द जंगल विथ अ मास m, तो जॉर्ज का मास m दे रखा है। गोरिल्ला ऑफ लार्जर मास कैपिटल M। आप पढ़ ले क्वेश्चन और देखो समझ में आता क्या है। ठीक है, पढ़ा आपने? यस सर। चलिए, तीसरी लाइन का क्या मतलब है यार? तीसरी लाइन का बोथ, थर्ड लाइन का मतलब बोथ वाइन्स आर हॉरिजॉन्टल एंड व्हेन द प्रीमेट्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम मोमेंट। मतलब क्या है जानते हो इसका? तो इसको हम न्यूमेरिकल वे में दिखाया आपको। तो न्यूमेरिकल वे में कहने का ये चाहते हैं, कहने का मतलब ये इनका कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, उनको अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। दो स्ट्रिंग्स हैं, एक तरफ स्ट्रिंग से कैपिटल M मास लगा रखा है और एक तरफ की स्ट्रिंग में छोटा मास m है। ऐसे समझो, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ L है और दोनों स्ट्रिंग किसी कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, दोनों स्ट्रिंग्स। तो ये स्विंग की तरह झूल रहे हैं, जैसे झूला झूलते हैं, तो स्विंग वाला कंसेप्ट है। तो लेफ्ट वाला मतलब ये जॉर्ज की बात कर रहे हैं। जॉर्ज को हमने एक मास के फॉर्म में दिखा दिया है और जो गोरिल्ला है उसको हमने कैपिटल M मास के फॉर्म में दिखा दिया। तो ये दोनों स्विंग करेंगे, मतलब ये जो जॉर्ज है ये पेंडुलम की तरीके से नीचे आएगा। राइट साइड से गोरिल्ला जो है वो एज अ पेंडुलम नीचे आएगा, एज अ पेंडुलम। और यहाँ लिखा भी है दैट जॉर्ज एंड द गोरिल्ला मीट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग। अपने अपने स्विंग के लोएस्ट पॉइंट पर मिले वो। सो जो जॉर्ज है वो स्मॉल m मास का है और जो गोरिल्ला दे रखा है वो कैपिटल M मास का है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये भी ऊपर लिखा हुआ है, इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो अब जब ये एज ए स्विंग आएंगे तो इस जॉर्ज की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है जी, VGE, GE फॉर द जॉर्ज कर दे रहे, और यहाँ पर एक वेलोसिटी गोरिल्ला की होगी, VGO गोरिल्ला के लिए। ये दोनों की वेलोसिटी होगी। और ये स्टेटस कोलिजन के थोड़ा सा पहले का है, मतलब जस्ट बिफोर द कोलिजन, कोलिजन होने से थोड़ा सा पहले, मतलब बस अब ये टकराने वाले हैं, कोलाइड करने वाले हैं। तो इसमें ग्रेविटी कंसिडर होगी या नहीं होगी, आप बताएं।
इस पोर्शन में अभी कोलिजन हुआ नहीं है, ये कोलिजन होने से पहले कहानी है, सर अभी तो होगी सर। अभी होगी। तो यानी जी अभी को, होगी। इसका मतलब ग्रेविटी कंसिडर होगी यहाँ पर। तो जब आप ग्रेविटी कंसिडर करोगे ना, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगा रहे हैं, और बहुत बेसिक लेवल का कंसेप्ट है, वो आप शायद जानते भी होगे, ठीक है। मतलब हालांकि वर्क एनर्जी पावर आप पढ़ रहे हो, बट फिर भी ये दोनों कितनी हाइट ऊपर थे स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट किया था तो ये कितना ऊपर थे। स्ट्रिंग की लेंथ एल है यहाँ पर, और स्ट्रिंग की लेंथ बदलेगी नहीं, स्ट्रिंग अभी भी एल लेंथ की रहेगी। सर एल ही होगी, अब वो पेंडुलम है सर। हाँ, तो ये एल होगी। अब अगर ये मतलब ये लोग दोनों हाइट एल पे थे, मतलब एल हाइट पे थे, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। एल हाइट पे जब रहे होंगे तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी एम जी मल्टीप्लाइड बाय एल। और जब नीचे आ गए तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, बॉटम पर आकर के इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो हम जब एनर्जी को ना कंजर्व कराएंगे, मतलब इक्वेट करेंगे कि स्टार्टिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल इक्वल टू नीचे, फाइनल की काइनेटिक हो जाएगी। हाँ, हाफ एम वी ऑफ दैट जॉर्ज स्क्वायर। तो इससे जॉर्ज वाले की वेलोसिटी आ जाएगी, एंड वेलोसिटी ऑफ जॉर्ज इससे आ जाएगी रूट ऑफ 2gl कैलकुलेट करके। और सिमिलरली आप गोरिल्ला के लिए करोगे, सेम फॉर गोरिल्ला करें अगर, तो क्या आएगा आंसर, उसकी क्या वेलोसिटी आएगी। तो सेम प्रोसेस करोगे ना, सेम प्रोसेस, तो उसका भी आंसर इतना ही आएगा, रूट ऑफ 2gl ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आंसर है उसमें मास तो कैंसिल हो जा रहा है, एम और एम तो कैंसिल हो रहे हैं, तो चाहे वो सेम मास के हो चाहे वो अलग अलग मास के हो, फाइनल आंसर तो सेम ही आना है, मास कैंसिल हो रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों आमने सामने आ गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब यहां पर ड्यूरिंग कोलिजन, ये हमेशा अलग से डिस्कस होगा। ड्यूरिंग कोलिजन को आप हमेशा अलग डिस्कस करेंगे, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद वो अलग डिस्कस करना होता है। ड्यूरिंग कोलिजन एक सेपरेट कंसेप्ट है, इसको कभी भी मिक्स मत करना। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन लिखी हुई है जिस लाइन से ये समझ में आता है कि ये कोलिजन कौन सा है। इनइलास्टिक है। हाँ, कहाँ लिखा है ये, मतलब कहाँ, डायरेक्टली कोई नहीं लिखा है, इनडायरेक्ट वे में लिखा है ये। So they grab each other में वो एक combined body बन रही है। राइट, सो दे ग्रैब ईच अदर एंड हैंग ऑन, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। तो दो बॉडीज पकड़ ली एक दूसरे को, यानी सिंगल बॉडी हो गई। तो जब ये सिंगल बॉडी हो गई तो इसका मतलब ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है। तो अब ये क्या होगा, एल लेंथ से ये दोनों एक दूसरे से यूनाइट हो गए, यानी कि अब नया मास हो गया हमारा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और ये स्विंग कर जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से ये स्विंग कर गए, और कितने एंगल तक स्विंग कर गए, आखिरी की लाइन में लिखा है रीचिंग अ पॉइंट वेयर द वाइंस मेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये एज अ पेंडुलम स्विंग कर गए, लेकिन स्विंग कितने एंगल तक कर पाए, ये क्वेश्चन की जो डेटा है उसके हिसाब से देखें अगर, तो ये 60 डिग्री एंगल तक गए। तो इस फिगर को हम पहले बाद में दिखाएंगे, इस फिगर को अभी नहीं दिखा रहे हैं, इस फिगर को नहीं। अभी सिर्फ आप ये बताओ कि जब दोनों यूनाइट हो जाएंगे तो इनमें क्या वेलोसिटी आएगी। मतलब अब नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जीई प्लस जीओ, मतलब गोरिल्ला और जॉर्ज मिल गए, तो अब उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये निकालना है मेरे को। इसके लिए मोमेंटम कंजर्व कराओगे, इस पोर्शन के लिए मोमेंटम कंजर्व। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू दैट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी जी प्लस जीओ इक्वल टू कितना मोमेंटम था पहले, पहले क्या मोमेंटम था, तो आप फिगर को देखो, पहले कैपिटल एम लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा था, तो कैपिटल एम इंटू वी जी ओ, जिसको कि हम रूट 2gl भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल तो उसको ऐसे रखते हैं, बाद में देखेंगे। और उधर छोटा वाला मास जो आ रहा था m, उसकी वेलोसिटी v ge। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर ध्यान देना है, अगर मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव रखता हूँ और राइट साइड नेगेटिव, बिकॉज मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके आगे प्लस माइनस भी देखना पड़ता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लगाओगे वेक्टर क्वांटिटीज में। तो जो गोरिल्ला है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, लेकिन जो जॉर्ज है उसकी डायरेक्शन राइट साइड है, और राइट साइड मैंने माइनस माना है। तो जॉर्ज के मोमेंटम के आगे माइनस साइन लगाएंगे, गोरिल्ला के मोमेंटम के आगे प्लस साइन लगाएंगे, डायरेक्शंस के हिसाब से। डायरेक्शन का मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें बिना डायरेक्शन लगाए बिना साइन कन्वेंशन के आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो यहां से हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, v ऑफ जी प्लस जीओ मिला करके
तो इक्वल टू ये आ जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और हम यहाँ पर VGO और VGE की वैल्यू पुट कर रहे हैं रूट ऑफ 2GL। तो ये इनकी कंबाइंड वेलोसिटी आई। अब तीसरा फेज आएगा इसमें, थर्ड पार्ट, जो कि कोलिजन के बाद का है। कोलिजन होने के बाद देखिए, एक बार फिर कोलिजन के टाइम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया मैंने, एक बार फिर से। अब कोलिजन होने के बाद सिचुएशन क्या बनी? तो कोलिजन होने के बाद की सिचुएशन ये बनी कि ये दोनों कंबाइंड मास, जिसको कि m प्लस एम कह रहे हो, इनकी एक वेलोसिटी है, और इनकी वेलोसिटी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू रूट 2GL। ये इसकी वेलोसिटी है। और उसके बाद ये एक पेंडुलम बन करके ऐसे स्विंग कर रहे हैं एज ए पेंडुलम, और ये 60 डिग्री एंगल तक जा करके स्टॉप कर पाए, मतलब 60 डिग्री एंगल तक गए एंड देन फाइनली ये स्टॉप हो गए। तो अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जब ये बॉटम पॉइंट पर होंगे ना, तब आप इनकी काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी होगी। जब ये बॉटम पॉइंट पर है तो यहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, देखो, तो मैं इसको अलग नीचे लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ इनका टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और जो वेलोसिटी निकाली गई है उसका स्क्वायर, यानी कि कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू रूट ऑफ 2GL का होल स्क्वायर। और जब ये 60 डिग्री एंगल पे जा करके स्टॉप करेंगे तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये कितनी हाइट पर है, मतलब ये 60 डिग्री वाला पॉइंट यहाँ से कितनी हाइट h ऊपर गए, h। तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी ना, वो तो अभी भी L होगी। ये लेंथ अभी भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की L होगी। ये 60 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो हाँ, ये वाला पोर्शन जहाँ पर ब्रैकेट लगाया है ये L cos 60 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैथ लगाओगे ना, हल्की सी आ जाएगी। और h की वैल्यू प्रूव कर सकते हो कि जो h होगा, ये जो h जिसको h लिख रहे हैं, ये इक्वल टू माइनस एल cos 60। हाँ, और L L minus cos, L plus। तो L cos 60 तो L/2 हो गया। तो L माइनस L/2 का मतलब हाइट की वैल्यू L/2 होगी, क्योंकि हाइट इसलिए निकाल रहे हैं कि अब उस हाइट पर जाकर के इनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल एम G इंटू H, और हम फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फिर से इक्वेट करेंगे और फिर वहां से आंसर लाएंगे। अब एक बात देखो, समझा देते हैं आपको, पहले कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद और कोलिजन के टाइम। कोलिजन से पहले एनर्जी कंजर्व है, ठीक है ना। कोलिजन से पहले आप एनर्जी को कंजर्व करा रहे हो। ड्यूरिंग कोलिजन भी क्या एनर्जी कंजर्व कराएंगे? तो क्योंकि यहाँ दो बॉडीज यूनाइट होकर के कोलाइड कर रही हैं, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और डेफिनेशन में फिर बोल रहा हूँ, डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया था कि इनमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो एनर्जी लॉस्ट, लेकिन मोमेंटम कंजर्व। इसीलिए कोलिजन पे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, और कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाई है। यहां पर फिर से एक बार एनर्जी कंजर्व हो गई। मतलब ये कोई हिट एंड ट्रायल अप्रोच नहीं है कि जो मन करेगा वो करेंगे, नहीं, लॉजिकल है। आप कोलिजन के टाइम एनर्जी कंजर्व करा ही नहीं सकते, मोमेंटम कंजर्व कराओ। और कोलिजन से पहले एनर्जी कंजर्व कराएंगे, मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, क्योंकि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हो। तो ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं मतलब फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, फोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो मोमेंटम चेंज होगा। तो बिफोर और आफ्टर में मोमेंटम बदल रहा है लेकिन एनर्जी नहीं बदल रही, और ड्यूरिंग कोलिजन में एनर्जी बदल रही है, मोमेंटम नहीं बदल रहा। तो ये एनालिसिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस में यार, और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कोलिजन इलास्टिक या इनइलास्टिक किस बेसिस पे कह रहा हूं मैं। तो एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन का रूल बता दिया तुमको, जब भी दो बॉडीज तुमको ऐसा लगे कि दो बॉडी अलग अलग ट्रेवल कर रही थी और कुछ ऐसा हो गया कि वो मिल करके एक सिंगल बॉडी बन गए, समझ जाना कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है और एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो यूनाइट होने से पहले आप एनर्जी कंजर्व करा लो, यूनाइट होने के बाद कंजर्व कराना है करा लो, लेकिन यूनिटी के टाइम पर एनर्जी कंजर्व ना करिए, वहां मोमेंटम कंजर्व करिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां पर है, ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां पर है, इसको बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं।
ठीक है, बैलिस्टिक पेंडुलम ये एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है जहां से बुलेट की स्पीड निकाली जाती है। मतलब एक्सपेरिमेंट है, मतलब लैब के अंदर बुलेट्स की स्पीड निकालते हैं टू फाइंड स्पीड ऑफ बुलेट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसमें क्या किया, M2 जो है ना वो एक सैंड का बैग है, सैंड बैग एट रेस्ट है वो, और छोटा एक M1 मास जो है वो बुलेट है, वो v स्पीड से आया और बुलेट सैंड बैग के अंदर ही रह गया, जैसे कि डायग्राम देख सकते हो, और दोनों मिल करके h हाइट तक चले गए। डायग्राम के हिसाब से दोनों h हाइट पे चले गए। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो बुलेट है गेट्स एम्बेडेड, बुलेट्स गेट एम्बेडेड इन इट, इसका मतलब ये अलग नहीं हो पाए। तो ये हर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखा होगा जिससे आप ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। अब निकालो क्या होगा आंसर यार इसका। कोलिजन के बाद ये कितनी वेलोसिटी से चलेंगे, कोलिजन के बाद जब ये दोनों मास एक हो जाएंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो क्या वेलोसिटी आएगी इनकी कोलिजन के बाद। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए क्या प्रिंसिपल लगाओ, एनर्जी कंजर्व कराओगे या मोमेंटम कंजर्व कराओगे। मोमेंटम। 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 अब उससे क्या आंसर आएगा, मोमेंटम कंजर्व करा के। तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम, m1v अपॉन m प्लस n। हाँ, कोलिजन के पहले का मोमेंटम m1 इंटू वी है, बुलेट के पास m1v मोमेंटम है, m2 वाला तो रेस्ट पे है, और जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले है उतने ही मोमेंटम से ये आगे बढ़ेंगे, उतनी एनर्जी से आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन उतने मोमेंटम से आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इसको v डैश वेलोसिटी मान लेते हैं तो हम मोमेंटम वाली इक्वेशन ये लगा सकते हैं कि कोलिजन के पहले m1 इंटू वी और कोलिजन के बाद यूनाइट हो गए, m1 प्लस m2 कर दें उसको, उसको मैंने कैपिटल M प्लस स्मॉल m लिखा है, एक्चुअली ये m1 m2 हो जाएंगे, और इंटू v डैश, तो आप इससे v डैश वेलोसिटी निकाल लो। नाउ कोलिजन होने के बाद, मतलब आफ्टर द कोलिजन इज ओवर, खत्म हो गया कोलिजन, अब क्या एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, यस सर। करा हाँ सकते हैं ना। सर, अब आफ्टर बिफोर कर देंगे। तो अब करा लेते हैं कंजर्व। तो क्या लिखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी कोलिजन के बाद की, जो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 और v डैश का स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर, और बाद में अगर ये h हाइट तक जा रहे हैं और h हाइट पे जाकर के स्टॉप हो जाते हैं तो ये चीज पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और यहाँ लिखोगे टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गोज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से v निकालना है तुम्हें, बुलेट की इनिशियल स्पीड निकालनी है कितनी होगी। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, यस सर। ठीक है यस ना। सर, ये कर देखो, लेंगे। सर एक डाउट था। हाँ पूछो। सर एनर्जी कंजर्व होने के पीछे का एक बार लॉजिक बता दीजिए। एनर्जी कंजर्व होने के पीछे का लॉजिक बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन एक हिंट कर रहे हैं कि ग्रेविटी के अंडर कोई भी मोशन होता है ना, एनी एनी मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ये कुल मिलाकर के जब आप रेजिस्टेंसेस को नेग्लेक्ट करते हो, सारे क्वेश्चन में आप ये बोलते हो कि एयर में रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, तो इस वजह से मतलब वो एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर का प्रिंसिपल है कि अगर रेजिस्टिव फोर्स कहीं भी ना लगे, रेजिस्टेंस कहीं ना लगे, रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन दोनों ना लगे, तो सिस्टम के पास जितनी एनर्जी होगी वो आगे कंजर्व रहती है। मतलब उसको यहाँ सर पर मतलब ग्रेविटी की कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए हो रहा है। हाँ हाँ, ये तो ये कह सकते हो, अगर आप ये जानते हो तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बेसिस पे कह सकते हो कि कंजर्व होती है एनर्जी हाँ, ग्रेविटी ये में सर जो। ने सर बताया था। हाँ, तो वही जो भी वही चीज। जितने भी ग्रेविटी के अंडर मोशन होंगे और फ्रिक्शन की एब्सेंस में, फ्रिक्शन की एब्सेंस में अगर ग्रेविटी के अंडर कोई भी मोशन हो रहा हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे वो वर्टिकल मोशन हो, मतलब वन डायमेंशन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो स्विंग हो, पेंडुलम हो, इन सब के अंदर हमेशा एनर्जी को आप कंजर्व रखते हो। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है, चलिए जी। ये सब कुछ इन इलास्टिक के एग्जांपल थे। नाउ इलास्टिक की तरफ आते हैं यार। इलास्टिक कोलिजन, इसको देखो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट है। देखिए वैसे तो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, तो ये एक तरीके से ना ऑन पेपर ही है, खाली पेपर पे ही है सब कुछ, रियल लाइफ में कोई भी कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी परफेक्ट इलास्टिक नहीं हो सकता, परफेक्ट नाम की चीज खाली डिक्शनरी में होती है, रियलिटी में कुछ नहीं होती।
तो परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, इसमें क्या मतलब है, वो भी वन डायमेंशन, यहाँ पर भी मतलब हेड ऑन की ही बात करेंगे अभी। ये मैं बार बार इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास ग्लांसिंग कोलिजन का है तो उसकी थ्योरी अलग है, आप ये थ्योरी वहां ना लगा देना। तो इसमें कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज हैं m1 u1 u2 और कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज हैं v1 v2। इसमें नॉर्मली आपको v1 निकालना होता है और v2 निकालना होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये 4 पॉइंट्स में समराइज्ड है। नंबर 1, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो इसके थ्रू हमारी इक्वेशन बनेगी, इसके थ्रू इक्वेशन बनेगी, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बट ऑब्वियस है कि आपको इक्वेशन चाहिए। तो मेकिंग ऑफ इक्वेशन हम कहां कहां से करेंगे, तो मेकिंग ऑफ इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज करो, यूज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 को यूज करेंगे इक्वेशंस बनाने के लिए। तो क्या बनेगी इक्वेशन, देखो पॉइंट नंबर 1 की इक्वेशन क्या बनेगी। तो कोलिजन से पहले m1 u1, कोलिजन पहले m2 u2 मोमेंटम, और कोलिजन के बाद m1 v1 और प्लस m2 v2, ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम एक पॉइंट नंबर 2 को यूज करेंगे, जो डेफिनेशन है, क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक की बिगिनिंग में ही डेफिनेशन दी गई थी कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर पहले वाली और प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये सेकंड नंबर। अब हम सेकंड नंबर के पॉइंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सेकंड नंबर को, तो ये सारे हाफ कैंसिल कर देंगे और सेकंड नंबर के पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो ये बन जाएगा m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये बनेगा टर्म। जिसको कि और u2 स्क्वायर, हाँ जी बच्चे, क्या कुछ गड़बड़ हो गया, v2 स्क्वायर माइनस कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, सॉरी, ये u2 स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब इसको ना एक स्टेप और आगे बढ़े अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हो m1 u1 माइनस v1 टाइम्स u1 प्लस v1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, और राइट हैंड साइड लिख सकते हैं m2 v2 माइनस u2 टाइम्स v2 प्लस u2। और पॉइंट नंबर 1 को ना एक बार और अगर रीअरेंज करूं पॉइंट नंबर 1 से, तो क्या बनेगा, देखो फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 से m1 को लेफ्ट साइड ले जाओ, m2 को राइट साइड, तो m1 लेफ्ट साइड जाने पर u1 माइनस v1 और m2 के राइट साइड जाने पर बनेगा m2 v2 माइनस u2 पॉइंट नंबर 1 से। तो m1 u1 माइनस v1 इज सेम एज m2 v2 माइनस u2, और यही तो यहाँ लिखा हुआ है m1 u1 माइनस v1 और इधर लिखा हुआ है m2 v2 माइनस u2, ये पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से बराबर है। तो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से इन दोनों को कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब क्या बना हमारे पास, u1 प्लस v1 शुड बी इक्वल टू u2 प्लस v2, ये बना, जिसको कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये भी कह सकते हैं। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। और ये बताओ कोलिजन होने के लिए u1 और u2 में से ज्यादा कौन रहा होगा, m1 फास्ट होगा या फिर m2 फास्ट होगा कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले M1 तो u1, और कोलाइड होने के बाद m2 फास्ट हो जाएगा, यानी कि v2 शुड बी मोर देन v1। और काइनेमेटिक्स याद करो, जब दो बॉडीज की वेलोसिटीज को माइनस करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी में से, हाँ, तो u1 माइनस u2 क्या है, u1 माइनस u2 को कह सकते हैं ना कि ये रिलेटिव स्पीड है कोलिजन से पहले वाली
और v2 माइनस v1 को कह सकते हैं कि ये भी हमारी रिलेटिव स्पीड है, लेकिन ये कोलिजन के बाद वाली, और इसी को हमने पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। पॉइंट नंबर 4 मतलब पॉइंट नंबर बता दीजिए। किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, स्पीड है, रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। स्पीड का मतलब होता है कि बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस होगी। अच्छा सर, अच्छा। हाँ, ओके सर। इस रिलेटिव मतलब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कह रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे तब आप पूछोगे कि a विथ रिस्पेक्ट टू b या फिर b विथ रिस्पेक्ट टू a। जब हम कहते हैं कि रिलेटिव स्पीड है, तो जो ज्यादा स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड को माइनस करना है आपको। अगर केवल u मैग्नीट्यूड हाँ, मैग्नीट्यूड बिल्कुल। Magnitude को consider स्पीड वर्ड पे ध्यान दीजिए, स्पीड बोल रहे हैं। स्पीड हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि जो पॉइंट नंबर 4 है ना, वो एक इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है। पॉइंट नंबर 4 डिराइव्ड बाय द पॉइंट नंबर 2 है। डिराइव्ड बाय पॉइंट 2, कोई नया पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 और 1 को मिला करके, पॉइंट नंबर 2 और 1 को मिला करके आप देखो ना, तो पॉइंट नंबर 4 डिराइव हो जाता है। मतलब ये लॉ नहीं कह सकते फिलहाल के लिए, ये बेसिकली कंसीक्वेंस है। पॉइंट नंबर 4 कंसीक्वेंस है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का। और पॉइंट नंबर 2 तो डेफिनेशन है। पॉइंट नंबर 2 तो डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन है वो। पॉइंट नंबर 1 आपका न्यूटन लॉ है कि भाई मोमेंटम कंजर्व होता है सिस्टम का, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो न्यूटन लॉ के हिसाब से चल रहा है। पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है। पॉइंट नंबर 4 इन दोनों को मिला करके आ रहा है। और पॉइंट नंबर 3 आपकी जानकारी के लिए दिया है मैंने, आपकी नॉलेज के लिए दिया है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के चेंज होते हैं। क्योंकि लोग कभी कभी ना हमारी स्टेटमेंट को गलत मान लेते हैं, या बुक में पढ़ते वक्त तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। हम जब भी ये कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हम लोग कंबाइंड मोमेंटम की बात कर रहे होते हैं। m1 और m2 को मिला करके जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। सेपरेट अगर आप पूछोगे, इंडिविजुअल पूछोगे, तो इंडिविजुअली m1 के मोमेंटम में चेंज आया है, इंडिविजुअली m2 के मोमेंटम में चेंज आया है, इंडिविजुअली m1 की एनर्जी चेंज होगी, और इंडिविजुअली m2 की एनर्जी भी चेंज होगी। तो क्लियर करना, कंजर्वेशन में कंबाइंड होता है, सिंगल बॉडी की कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए पॉइंट नंबर 3 जानबूझ करके ऐड किया है, सिर्फ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स के लिए। इसका कोई न्यूमेरिकल बेनिफिट नहीं है आपको, ओनली फॉर क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स, की कोई कंफ्यूजन का पॉइंट न रहे। तो अभी ये बताओ, इक्वेशंस बनाने के लिए, मतलब पहले तो आप इक्वेशंस बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, तो इक्वेशंस बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, मतलब कभी न्यूमेरिकल जब आएंगे इसके ऊपर, तो हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशंस बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो तो खैर आपका पार्ट है, इक्वेशंस कौन कौन सी बनाएंगे। तो हम एक इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, पहले बता दें आपको। एक इक्वेशन हम पॉइंट नंबर 1 वाली लिखेंगे, यानी कि मोमेंटम वाली, और दूसरी हम ये रिलेटिव स्पीड वाली करेंगे। मतलब अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले क्लियर कर दूं, इलास्टिक कोलिजन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए जो मेरी इक्वेशंस बनेंगी, वो पॉइंट नंबर 1 की बनेगी, और दूसरी ये वाली बन जाएगी, दैट u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इन दो इक्वेशंस के थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोमेंटम वाली इक्वेशन और रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन, ये दोनों यूज करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक और बात बता दें आपको कि हमने जो फिगर बनाई है उसमें u1 और u2 सेम डायरेक्शंस में लिए हैं। कोलिजन के टाइम हो सकता है कि u1 और u2 की डायरेक्शंस अपोजिट हों, तो उसको हम हैंडल करते हैं बाय साइन कन्वेंशन। एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन मान करके प्रोसीड करेंगे। एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। यहां पर एग्जांपल है, देखो। इसमें कह रहे हैं कि दो मासेस हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ द मासेस m और दूसरा 3m आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे along the x axis with the same initial speed vi। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है फिगर। ये कहने चाहते हैं कि एक 3m मास की बॉडी है और एक m मास की बॉडी है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। m वाला लेफ्ट साइड पे जा रहा है और 3m वाला राइट साइड पे आ रहा है, सेम स्पीड से। दोनों के पास vi और vi है। ये है स्टेटस कोलिजन से पहले का।
दे अंडरगो द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, क्वेश्चन कह रहा है कि इलास्टिक है वो, एंड ईच रीबाउंड्स अलोंग द सेम लाइन एज इट अप्रोच्ड। क्या मतलब हुआ इसका रीबाउंड्स का? तो रीबाउंड मतलब कि 3m वाला जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा, और m वाला अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के अपोजिट हो गया। रीबाउंड मतलब बाउंस बैक करना, बाउंस बैक मतलब बैक करने का मतलब जिधर जा रहे थे उसके अपोजिट आ जाओ। तो फाइंड द फाइनल स्पीड। तो चलिए एक की स्पीड को v1 मान लेते हैं, लेट करते हैं कि ये v1 है, और दूसरे को v2 लेट कर लेते हैं। अब इक्वेशंस कैसे बनाओगे इसकी? देखो मैंने पहले बता दिया कि इक्वेशंस कौन सी बनेंगी। तो मेकिंग ऑफ इक्वेशन पहले ये करोगे, और उसके बाद आएगा आपका सॉल्विंग। तो सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, पर सॉल्व करने से पहले इक्वेशन तैयार हो जाए हमारी। तो हमने कहा था कि एक हम मोमेंटम वाली इक्वेशन बनाएंगे। अब मोमेंटम की इक्वेशन के लिए ना हम एक काम करते हैं, राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। तो मैंने आपसे पीछे यहाँ पर थ्योरी में बताया है कि एक इक्वेशन आप मोमेंटम की लिखोगे और एक इक्वेशन ये रिलेटिव स्पीड वाली। तो मोमेंटम वाली इक्वेशन जब लिखें तो 3m इंटू वी आई पॉजिटिव है और m इंटू वी आई नेगेटिव है, तो टोटल मोमेंटम इक्वल टू, बाद में नहीं ध्यान से, बाद में 3m इंटू वी वन नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हो गया, और स्मॉल m राइट हो गया, तो m v2 राइट साइड पर। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी हमारी इक्वेशन थी रिलेटिव स्पीड वाली, ये वाली स्पीड, ये u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको जरा ध्यान से देखो कैसे होगा। तो हमारी इक्वेशन ये है u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसको यूज कैसे करेंगे यार? देखो, तो 3m वाले को हम ऑब्जेक्ट 1 कह रहे हैं और m वाले को ऑब्जेक्ट 2 कह दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव है, तो u1 की जगह रखेंगे vi प्लस में माइनस u2। ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल वेलोसिटी जो है vi है लेकिन नेगेटिव से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस vi साइन कन्वेंशन में। v2 पॉजिटिव है तो उसको हम प्लस v2 रखेंगे, माइनस फिगर के हिसाब से v1 नेगेटिव साइड जा रहा है तो v1 के आगे लगाओगे माइनस साइन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लो इसको, इनको सॉल्व कर लो दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही। और क्या इक्वेशन बनेगा अब आप बता दो। साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर v1 एंड v2, दो वेरिएबल्स हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से, इनमें से v1 v2 कैलकुलेट करो। तो सिंपल सी बन रही है, पहले में से ये सारे मासेस कैंसिल कर दो तो डायरेक्टली बन जाएगा आपका v2 माइनस 3v1 इक्वल्स टू 2vi। एक इक्वेशन ये बनेगी, इसको a नंबर दे देते हैं, और दूसरी वाली इक्वेशन बन रही है v2 प्लस v1 इक्वल टू 2vi, ये b नंबर हो गई। सॉल्व कर लो इन दोनों को। सॉल्व क्या करोगे? मेरे ख्याल से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ रहा है। इनको सॉल्व करके दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लें अगर, तो सब्ट्रैक्शन के बाद v1 की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ रही है, और v2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ vi। यही आंसर है इसका। सिर्फ ये कंसेप्ट होना क्लियर होना चाहिए कि कौन से कोलिजन में कौन सी इक्वेशन बनानी है, और तब बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। आराम से मतलब मोमेंटम साइन कन्वेंशंस में प्रॉब्लम करोगे तो दिक्कत आएगी, और वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं वहां पर। और दिखाते हैं इसमें। अब ये कुछ स्पेशल केसेस देख लो। स्पेशल केसेस में पहला है इक्वल मास वाले केसेस, दोनों में अगर सेम मास आ जाए तो ये कहते हैं ना कि वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब अगर सेम मास है तो मतलब फिगर में ब्लू कलर वाली बॉल पहले u1 स्पीड पर है
और रेड वाली U2 पर, ब्लू वाली U1 पर, रेड वाली U2 पर कोलिजन से पहले, और कोलिजन होने के बाद ब्लू वाली U2 वेलोसिटी पर और रेड वाली U1 पर। मतलब जो वेलोसिटी ब्लू वाले बॉल में थी वो रेड वाले को ट्रांसफर हो जाएगी, और जो वेलोसिटी रेड वाले बॉल में थी वो ब्लू वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। ये कहलाता है एक्सचेंज। लेकिन ये फिनोमेना तब होता है जब दोनों का सेम मास हो। इक्वल मास। हाँ, सेम मास होना जरूरी है। सेम मास होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज, और ये प्रूफ हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हाइपोथेटिकल नहीं है, आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये कहाँ से हुआ। देखो प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। पहले आप एक इक्वेशन बनाओ मोमेंटम की, तो m इंटू U1 प्लस m इंटू U2 बिकॉज मासेस बराबर है इक्वल टू बाद में mv1 प्लस mv2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन याद करिए, वो ये थी कि U1 माइनस U2 विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। ये दो इक्वेशंस बार बार कह रहे हैं। तो जब हमने इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, अब इक्वेशंस बनाने के बाद, एक मोमेंटम वाली इक्वेशन, एक रिलेटिव स्पीड वाली। पहले वाले में से ये दोनों m कैंसिल कर दूं सारे, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप फिर से क्या लिख सकते हो? फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हो U1 प्लस U2 इज V1 प्लस V2। इसको तीसरी इक्वेशन मान लो। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो, सेकंड और थर्ड को। तो अगर सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं ना, सेकंड और थर्ड को ऐड करो, सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन, U1 इक्वल टू V2 और U2 इक्वल टू V1। तो U1 बराबर V2 और इसी तरीके से U2 बराबर V1। यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था कि V2 U1 मतलब कोलाइड होने के बाद रेड वाली बॉल की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो कोलिजन से पहले ब्लू वाले की थी, और कोलाइड होने के बाद ब्लू वाले की वेलोसिटी वो होगी जो रेड वाले की पहले थी। एक्सचेंज करेंगे ये, और एक्सचेंज सिर्फ वैल्यूज में नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल भी दिखा रहा हूं तुम्हें। सिर्फ वैल्यूज में नहीं करेंगे। सपोज 6 किलोग्राम की बॉडी राइट साइड डायरेक्शन में चल रही हो 4 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी बॉडी में कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूं जस्ट बॉडीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो भी 6 किलोग्राम की है, और वो लेफ्ट साइड आ रही होगी मान लो 7 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच में एक इलास्टिक कोलिजन हुआ। ये स्टेटस कोलिजन से पहले है। तो जैसे ही कोलिजन होगा ना, उसके बाद क्या होगा? कोलिजन होने के बाद सिचुएशन क्या बनेगी? जो 6 kg मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है, और जो 6 किलोग्राम मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, इनमें क्या क्या वेलोसिटीज आएंगी? तो जो ब्लैक वाला 6 किलोग्राम लिखा है वो वेलोसिटी 7 रेड वाले 6 किलोग्राम के पास आ जाएगी, और जो रेड वाले 6 किलोग्राम की वेलोसिटी है वो ब्लैक वाले 6 किलोग्राम के पास आ जाएगी। ट्रांसफर, और ट्रांसफर पूरा पूरा मतलब ये 7 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन के साथ और मैग्नीट्यूड के साथ। डायरेक्शन लेफ्ट, मैग्नीट्यूड 7। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों के दोनों ये रेड वाली 6 किलोग्राम ब्लैक वाले 6 किलोग्राम को ट्रांसफर कर देगी। यानी कि ये बॉडी अब लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएगी 7 मीटर पर सेकंड से, और रेड वाली बॉडी राइट साइड डायरेक्शन में चली जाएगी 4 मीटर पर सेकंड से। ये होता है एक्सचेंज होना, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। एक और एग्जांपल ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई m मास मान लो v0 वेलोसिटी से चले और दूसरा वाला m मास रेस्ट पे हो, ये दो मासेस है, ये कोलिजन से पहले है। इनके नाम दे देते हैं, एक का नाम A है और एक का नाम B है। तो कोलिजन जब होगा तो क्या बनेगा यार? कोलिजन होने के बाद जिसको हमने A लिखा है उसका क्या होगा, और जिस मास को हमने B लिखा है उसका क्या होगा? तो जो रेस्ट पे है उसका, हाँ मतलब ये 0 मीटर पर सेकंड, तो A वाला 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा मतलब रेस्ट पे, और B वाला V0 से कंटिन्यू कर जाएगा। ये एक्सचेंज होगा। बट कंडीशन एक ही है कि ये किस टाइप का कोलिजन होना चाहिए, मतलब वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सचेंज का प्रोसेस हमेशा नहीं होता, अदला बदली जो होगी वो हमेशा नहीं होगी।
नेसेसरी दो कंडीशंस जरूरी हैं इसके लिए, दो कंडीशंस। उसमें एक कंडीशन ये है कि मासेस बराबर हो, और दूसरी कंडीशन हेड ऑन कोलिजन हो प्लस इलास्टिक हो, तभी होगा ये। दूसरा स्पेशल केस जो है वो है बहुत भारी बॉडी में और बहुत हल्की बॉडी के बीच में कोलिजन, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट और बहुत लाइट ऑब्जेक्ट। आप में से टेबल टेनिस खेलने वाला कोई है? कोई लोग टेबल टेनिस खेलते हो, या टेबल टेनिस की बॉल को कभी छुआ हो, टच किया हो? कितनी भारी होती है? उसको बहुत हल्की होती है सर। कंपेयर करो क्रिकेट की जो बहुत भारी होती है सर। लेदर वाली बॉल से compare करो। बहुत भारी। तो लेदर की बॉल का वेट और टेबल टेनिस की जो बॉल होती है प्लास्टिक की छोटी सी बॉल होती है, एकदम हल्की, बहुत हल्की होती है। तो उनमें अगर कोलिजन हो रहा तो मतलब क्रिकेट वाली बॉल में और टेबल टेनिस वाली बॉल के बीच में अगर कोलिजन हो तो एक इतनी भारी है और एक इतनी हल्की है। तो वेरी हैवी ऑब्जेक्ट में आप इमेजिन कर सकते हो क्रिकेट बॉल को, और वेरी लाइट बॉडी में आप टेबल टेनिस वाली बॉल को इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए एग्जाम समझने के लिए। और करके देखना, आप करके देखना, फ्लोर पर लेदर वाली बॉल रखना और टेबल टेनिस वाली बॉल से लेदर वाली बॉल को मारना, देखना कि लेदर वाली बॉल चलती है कि नहीं सर चलती। लेदर वाली बॉल तो वहीं रुकी रहेगी, वो टेबल टेनिस वाली रिबाउंड हो जाएगी काफी ज्यादा। हाँ, तो यही कंसेप्ट लगाना होता है। इसमें M1 मच मच लार्जर देन M2 है, बहुत ज्यादा भारी है। एक तो होता है भारी और एक होता है बहुत भारी। तो जब कोई बहुत भारी चीज बहुत हल्की चीज से टकराएगी, M2 लाइट है, वेरी लाइट, बहुत हल्की बॉडी, मतलब आप क्रिकेट वाली बॉल से टेबल टेनिस वाली बॉल को मार रहे हो। एक होता है कि टेबल टेनिस की बॉल से क्रिकेट की बॉल को मारे, और एक है क्रिकेट वाली बॉल से टेबल टेनिस वाली बॉल को मारो, दोनों का फर्क अलग है। तो जो हमारी क्रिकेट वाली बॉल है ना, क्रिकेट वाली बॉल, उससे अगर आप टेबल टेनिस की बॉल को मारोगे तो क्रिकेट की बॉल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ही हैवी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हल्की चीज उसमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मतलब ये जो V1 है ये लगभग U के बराबर रहेगा। लेकिन जो हल्की वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिकली आप सोच पा रहे हो, इंट्यूशंस दिमाग काम कर रहा है आपका, कि अगर मैं क्रिकेट एक जमीन पर टेबल टेनिस की बॉल को रखूं और क्रिकेट वाली बॉल को उसकी तरफ रोल कर दो आप, तो क्या कोलिजन के बाद टेबल टेनिस की बॉल चलेगी नहीं? हाँ सर, लेकिन सर ये बताइए, जब रेस्ट पे लिखा है तो फिर सर रिबाउंड टर्म क्यों यूज किया गया है? फिर यही नहीं कह देंगे कि हैवी वाले के डायरेक्शन में चलने लगेगा? और रिबाउंड वर्ड गलत है वहां पर। हाँ, हाँ सर, सर दूसरे वाले में भी वो गलत हो गया, वो ऊपर से कॉपी हो गया कहीं से। रिबाउंड नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिकली सोचो, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक करके देखो। कोलिजन तो ऐसा टॉपिक है जो घर पे भी कर सकते हो। क्रिकेट की बॉल को जमीन पे रोल करो और जाके टेबल टेनिस की बॉल पर मारे, तो टेबल टेनिस की बॉल भी आगे बढ़ जाएगी, और क्रिकेट वाली बॉल जितनी स्पीड पे चल रही थी ना, लगभग उसी स्पीड पे चलेगी, बहुत फर्क नहीं आएगा उसमें। कितनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से? तो वेलोसिटी निकालने के लिए ना, यूज रिलेटिव स्पीड इक्वेशन, रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन लगाओ। जो ये था u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये वाली इक्वेशन लगा। कैसे लगाएंगे देखो, तो u1 कितना है? u1, तो u1 के मतलब u, u2 दूसरी बॉल रेस्ट पे थी, v2 निकालना है, और v1 पहली वाली बॉल वो अभी भी u स्पीड पे ही चल रही है, अभी भी u स्पीड पर। तो प्रूफ हो गया, v2 की वैल्यू 2 टाइप्स ऑफ u आ जाएगी, v2 इक्वल टू 2u। जिसका क्या मतलब हुआ ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखो, इसका क्या मतलब हुआ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपसे कहूं कि एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, वो मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर
10 ग्राम 10 ग्राम की बॉडी स्टेशनरी है, ये कोलिजन से पहले है, और ये कोलिजन इलास्टिक भी है। क्या होगा कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद 5 किलोग्राम 6 मीटर पर सेकंड पे ही रहेगा, लेकिन जो 10 ग्राम की बॉडी है बहुत हल्की है, ये डबल ऑफ 6 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड से चलेगा। ये कह रहा हूं आपसे, डबल हो जाएगी उससे। देखो ये एग्जैक्टली डबल नहीं है, ये नियरली 12 बोल रहा हूं मैं आपसे, लगभग 12, और ये भी नियरली 6 है। मतलब एक तरीके से अगर आप एक्चुअल में पूछोगे तो ये चीज स्लाइटली लेस देन 6 होगी, हल्का सा, लेकिन वो हल्का बहुत कम होगा, इसलिए उसको अवॉइड करके हम लगभग 6 बोल देंगे और दूसरे वाले का आंसर लगभग 12 कर दोगे। सो वो स्लाइटली लेस होगी, स्लाइटली मोर? कौन सा? सो जो लाइट बॉडी है 10 ग्राम वाली, इधर देखो ना, इधर देखो, एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में जो V2 था, मतलब ये जो V1 था, उसको आपने यहाँ -u लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर u से थोड़ा सा कम रखोगे तो इधर जाकर के 2u बनेगा या 2u से कम बनेगा? कम। कम। 2u से कम होगा। रियलिटी में ये जो 12 है ना, ये भी स्लाइटली जी स्लाइटली लेस देन 12। यस पर इन्हें न्यूमेरिकल में 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड ही लेना होगा। हाँ, न्यूमेरिकल में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या ऑप्शन टिक करना है, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है। यार देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। सपोज करो कि जो गिवन ऑप्शंस है ना, मान लेते हैं कि जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब वो डिपेंड करता है किस तरीके के ऑप्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लो गिवन ऑप्शन में एक कह रहा है कि 5 किलोग्राम विल हैव 6 मीटर पर सेकेंड, और उसी क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5 किलोग्राम विल हैव नियरली 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये दोनों ऑप्शन सामने हैं तो इसमें से क्या चूज करोगे आप? बी। बी। नियरली। हाँ, और अगर बी ऑप्शन नहीं होता वहां पर, मान लो जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से ये लाइन नहीं है, तो हम ए वाले को टिक कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करेगा क्या क्या बोल रहे हैं वो। सर सर ये बताइए आप, जो सर अभी टेस्ट हुआ है सीपीटी, वो सर कब डिस्कस करेंगे? बच्चा 1 सेकंड रुक जाओ, इसमें क्लास के बीच में ना, बस 1 मिनट रुक जाओ, खत्म कर ले फिर बता रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक है वो देख लो। यहाँ पर अब इसमें उल्टा है, इसमें बहुत लाइट बॉडी, मतलब बहुत ही लाइट बॉडी और बहुत ही हैवी बॉडी, क्या फर्क पड़ेगा यार इसमें? लाइट बॉडी चल रही है और हैवी रेस्ट पे है, मतलब टेबल टेनिस की बॉल से क्रिकेट की बॉल को मार रहे हो, क्या होगा? क्या हैवी वाली चल देगी? नो सर। नो सर। तो V2 कितना रखेंगे? लगभग सर 0 0। के बराबर। लगभग 0। और V1 निकालने के लिए फिर से यूज रिलेटिव स्पीड। यूज रिलेटिव स्पीड इक्वेशन। तो अब क्या लगाएंगे? फिर से U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1, ये इक्वेशन है। अब इसमें U1 कितना रखेंगे? तो U1 को U, U2 0, V2 भी 0 और माइनस V1। इसका मतलब V1 बराबर माइनस U आएगा। इसका क्या मतलब है? V1 बराबर माइनस U का। सर जो जिस स्पीड से वो टकराई थी उसके अपोजिट। माइनस मतलब रिवर्स, स्पीड से रिबाउंड कर जाएगी, रिवर्स हो जाएंगे। ये सब वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी डायरेक्शन। तो हाँ, तो इसका एग्जांपल भी दिखा दे रहे हैं आपको। इसका एग्जांपल देखो, एज एग्जांपल
अगर हम कोई कहें कि m मास की बॉडी है, वो 4 मीटर पर सेकंड से आई और सामने कोई दीवार है, वॉल, उससे कोलाइड कर गई, तो क्या होगा? कोई भी चीज अगर आप दीवार पे फेंकोगे तो पलट के वापस आ जाएगी। तो क्या वॉल को हम ऐसा नहीं मान सकते कि वॉल एक हैवियर ऑब्जेक्ट है? वॉल एज हैवी ऑब्जेक्ट मान ले। यस सर। और वॉल के कंपेयर में कोई भी बॉल अगर आप लाओगे, किसी भी कोई भी बॉल लाओ, तो बॉल तो हमेशा लाइट रहेगी। तो दीवार से कंपेयर करो, बिकॉज वॉल्स इतनी हैवी होती हैं। तो ये बॉडी वापस आ जाएगी विद द सेम स्पीड 4 मीटर पर सेकंड कोलिजन के बाद। ये मतलब है उसका। अब एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, फिर बोल रहा हूँ एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, नियरली 4 होगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दीवार चलेगी, लेकिन वो हमें दिखेगी नहीं, माइक्रो लेवल पे चलेगी। बट हमें वो लगभग रेस्ट पे दिखाई पड़ती है, तो हम ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं कि ये बॉल वापस 4 मीटर पर सेकंड से आ जाएगी। ये इतने आपके ना इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल प्लस उसके कुछ स्पेशल केसेस है हमारे पास। ये जो इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केसेस है। ठीक है, तो यहाँ तक तो फिलहाल आपको रिवाइज करना है। उसके बाद अभी और क्वेश्चंस हैं। अभी मतलब कोलिजन का एक पार्ट बचा हुआ है, इनफैक्ट वो आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे।